हेलो फ्रेंड, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है मध्यकालीन जो इतिहास है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हमें बेसिकली पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास सभी लोग ध्यान से सुने, हमें इसमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास। आप लोग हमेशा सभी बच्चों ध्यान से सुने, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। बच्चों, आजकल कोई भी एग्ज़ाम आप दे लो, आप उदाहरण के तौर पे अगर अभी आप लेटेस्ट वैकेंसी देखो, जैसे आपके पास पेट है, ठीक है, रेलवे के थ्रू गवर्नमेंट सीईटी कराना चाहती है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये पेपर कंपलसरी होगा, सी और डी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे अभी आर ओ यूपी पीएससी के थ्रू आने वाला है। आर ओ बहुत अच्छी पोस्ट होती है। फिर अगर आप देखोगे इंडियन रेलवे है ना, आपका इंडियन रेलवे है। अभी लेटेस्ट अगर आप बात करोगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी की भी वैकेंसी आती है। आप कोई सी भी वैकेंसी दोगे, इन सभी की सभी वैकेंसी में आपके बेटा हिस्ट्री का पोर्शन, बेसिकली जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा आता है। अगर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एक बात आप क्लियर रखिए, इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। आजकल सबसे ज़्यादा पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आधुनिक इतिहास से, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा उससे आता है। उसके बाद क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं मिडिवल, जैसे हम कहते हैं मध्यकालीन, और सबसे कम क्वेश्चन आता है एंशिएंट से। अब वो समय चला गया कि वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब पे पूछेगा, अब इन पे नहीं। जितना अच्छा क्वेश्चन मॉडर्न में और मिडिवल में बनता है उतना अच्छा क्वेश्चन एंशिएंट में नहीं बन पाता। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आपकी हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। अगर आप देखें 2600 BC से 712 या 1192 AD तक वो प्राचीन इतिहास है आपका। 1192 AD से लेकर 1707 या 1757 तक जो है वो आपका मध्यकालीन इतिहास है। 1757 के बाद आपने देखा होगा अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस इंडिया में बढ़ चुका था, तो यहाँ से आपका चालू हो जाता है आधुनिक भारत बेसिकली। लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आधुनिक भारत हमारा आता है 1857 से 1947। ये टाइम पीरियड आपका लगभग 90 ईयर्स का जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। और सारे इंसिडेंट, फ्रीडम फाइटर्स और आपके जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो भी हुए हैं वो सारे सारे मॉडर्न हिस्ट्री में बने। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो आपकी हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइडेड है समय के कालानुसार, जो कि आप आराम से देख सकते हैं, वो आपको मेंशन किया हुआ है। अगला अगर आप देखें तो अब आपकी जो हिस्ट्री है वो कितने डिवीज़न में तोड़ी जाए, तो हिस्ट्री को बेसिकली 13 भागों में डिवाइडेड है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, या बहुत बचपन से नाम सुनते चले आ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता, तो 2600 से 1900 BC की ये टाइम पीरियड पे कहलाती है। फिर आपका उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग 1900 से 1500 BC कहते हैं। फिर आपका आता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, आप सभी लोग ये बात ध्यान से सुने। फिर आपका कहलाता है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात अगर हम लोग करते हैं, ऋग्वैदिक काल की, तो आप सभी लोग बच्चों ध्यान दें। आपका जो है अगर आप ध्यान दें तो ऋग्वैदिक काल है। फिर आपका ऋग्वैदिक काल जो है वो टाइम पीरियड भी आपका बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा वेद, इन उपनिषद, इन सब पे बहुत कुछ है। इसको भी हम लोग देखें पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हम उतना पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ऋग्वैदिक काल हो गया 1500 से 1000 BC। फिर आपका उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 BC। फिर आपका महाजनपद काल है 600 से 322 BC। फिर आपका मौर्य काल है 322 से 185 BC। फिर आपका मौर्योत्तर है, यानी मौर्य के बाद वाला, उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल है। फिर गुप्त काल है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल कहते हैं। फिर आपका सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक भारत। एक बात आप सभी लोग बच्चों ध्यान से सुने, सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक भारत आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप हिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आप ये मान के चलो 80% क्वेश्चन इन्हीं 3 से आता है, लास्ट 3 से। आपको पूरी हिस्ट्री नहीं याद है लेकिन ये 3 तैयार हैं, सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक भारत। तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन तो मतलब हिस्ट्री में तो आपके क्वेश्चन निकलने ही निकलने हैं, 80% क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। और किसी भी एग्ज़ाम में 80% परफॉर्मेंस जिस पे एक्यूरेसी 80% आप ला रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर कहा जाए तो वो है इस्लाम का उदय। बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वो कहलाता है इस्लाम का उदय। इस्लाम के बारे में अगर कहा जाए तो इस्लाम के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद साहब को, जिनका जन्म कब हुआ था? 570 AD में। कहाँ? मक्का में। ठीक है, तो एक बात हमेशा रखना है, इस्लाम का उदय जो है वो इस्लाम का उदय बेसिकली इस्लाम को परिभाषित अगर किया जाए तो मोहम्मद साहब से ही चालू होता है। तो इनके संस्थापक थे मोहम्मद साहब और जन्म इनका 570 AD में, और बेसिकली कहाँ हुआ था? मक्का में।
इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। कई बुकों में आपको लिखा दिखेगा अमीना, बेसिकली हम लोग चलती फिरती भाषा में अमीना बोल देते हैं, तो अमीना। इनके चाचा थे अबू तालिब, अबू तालिब ने ही इनका पालन पोषण किया था। और ये किस कबीले से बिलोंग करते थे? कुरैशी समुदाय से आते थे। कुरैशी समुदाय जो था वो पुजारी परिवार था और इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। और सबसे बड़ी बात, पैगंबर साहब को हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर साहब को हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो परिवार था वो पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। समझ गया? जो मोहम्मद साहब थे इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। फिर अगर आप ध्यान से देखें 622 AD में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मदीना जाना, यह घटना कहलाती है हिजरत। क्या कहलाती है? हिजरत। और यहीं से चालू होता है हिजरी संवत, जिसे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो उसे अपना धार्मिक कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी संवत यहीं से चालू होता है 622 AD से। फिर 630 AD में मक्का में आक्रमण होता है और 632 AD में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद साहब को बेसिकली मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक गुरु माना जाता है। ये धार्मिक एज वेल एज राजनीतिक भी थे, है ना। और मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और खलीफा का जो साम्राज्य होता था उसे खिलाफत कहा जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के बेसिकली 4 खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और अली जो थे वो सिया को मानने वाले हैं, और जो अबू बकर, उमर और उस्मान है ये सुन्नी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले इस्लामिक लोगों की है। और अली के पुत्र ही हुसैन हैं जिनकी हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। फिर कई और वंश आए, उम्मयद वंश, अब्बासी वंश, इस्लाम का स्वर्णकाल जो है। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आता है मेन अरब आक्रमण से हम पहला पढ़ेंगे। तो भारत में, अच्छा एक बताओ, हमारे लिए जो क्वेश्चन आता है वो इससे नहीं आता कि इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, कैसे हुआ ना, हमारे भारत में इस्लाम कैसे आया है ना। भारत में इस्लाम के आने के कारण क्या थे? तो भारत में जो मुस्लिमों का आगमन है वो बेसिकली 3 तरह से आए हैं, अरब, तुर्क, अफ़गान। भारत में मुस्लिमों का जो आक्रमण है या आगमन है वो 3 तरह से हुआ। सबसे पहले अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर अफ़गान आए। ठीक है, और प्रथम अरब आक्रमणकारी जो भारत आया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार भी भेजे, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब सिंध के शासक जो दाहिर थे उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाल को, जो खलीफा थे उन्होंने, खलीफा कौन, अगर आप ध्यान से देखें कौन खलीफा, जो ईरान के खलीफा थे, उन्होंने जो खलीफा थे उन्होंने ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। अब 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया। ठीक है, मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा एवं दामाद था। और सबसे बड़ी बात है, मोहम्मद बिन कासिम की सहायता भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में ही जजिया कर लागू किया था। अगर कोई आपसे कहता है कि पहली बार जजिया कर किसने लागू किया, तो ज़्यादातर लोगों को याद रहता है कि जजिया कर किसने लगा रखा था, अगर बाबर या इन सब के बारे में नाम याद होते हैं, यानी औरंगजेब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत में, क्योंकि भारत जब आज़ाद नहीं था सिंध भारत का पार्ट हुआ ना, तो सिंध में पहली बार जजिया कर लगाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे। और ये आप सबको पता है जजिया कर क्या होता है? यह राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला शिक्षा केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र खोला था, कहाँ? सिंध में, जिसे कहा जाता है मकतब। क्या कहते हैं? मकतब। इस आक्रमण की जानकारी, किस आक्रमण की? जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में की थी, उस आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? चचनामा से मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था। चच कौन था? दाहिर के पिता का नाम। दाहिर एवं जयसिंह लड़ते हुए मारे गए। आक्रमण का वास्तविक कारण क्या थी? भारत की आर्थिक संपन्नता। बच्चों, आप सभी इस बात का ध्यान रखें, भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं उनका मेन कारण भारत की आर्थिक संपन्नता ही बाहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लोग यहाँ आए लूट के पर्पज़ से, लेकिन अब
लूटा भी, शासन भी करने लगे, तो फिर उन्होंने अपने धर्मों का भी प्रचलन चालू किया। ठीक है। अब आक्रमण के प्रभाव, अगर कोई भी आक्रमण होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक ही कुछ परिवर्तन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेंजेस आते हैं। तो सांस्कृतिक संबंध में क्या करेंगे, अब अगर भारत में कोई आक्रमण करेगा, सबसे पहले संस्कृति को अगर चेंज करना है तो आपकी उपनिषद, वेद जो होंगे उनको चेंज किया जाए। तो जो पंचतंत्र था उसका अरबी में अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा गया कलीला व दिमना। किसका? पंचतंत्र का अनुवाद किया गया अरबी में और उसका नाम रखा गया, अगर आप ध्यान से, सभी बच्चों ध्यान से देखें, उसका अनुवाद किया गया और क्या नाम रखा गया, आप सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, कि सबसे पहला अनुवाद जो हुआ था वो पंचतंत्र का किया गया और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा गया कलीला व दिमना। फिर चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। फिर ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें जो थी उन्हें अरबी में अनुवाद किया गया। कौन कौन से? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य। ठीक है। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया, जो अरब थे उन्होंने भारत की दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया। इसे अरब देशों में हिंदशा कहा जाता था। जो भारत की दशमलव पद्धति थी, दशमलव प्रणाली मतलब वो होता नहीं है 1.000 समथिंग, दशमलव के बाद जो संख्या हम लोग लिखते हैं, तो दशमलव प्रणाली जो थी अरबों ने वो भारत से सीखी और इसको अरब देशों में कहा गया हिंदशा। इसे अल ख्वारिज़मी ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। किसको? ये जो आपकी भारतीय दशमलव प्रणाली थी इसको अल ख्वारिज़मी ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें। और यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति कहा गया। अब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि का क्या है? फिर आते हैं तुर्क आक्रमण। पहले आपको पता लग गया ना, पहले अरब, फिर तुर्क, फिर अफगान। तो अरब के बारे में आपने पढ़ लिया। अरब में फेमस आक्रमणकारी के रूप में अगर आप पढ़ोगे तो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम अगर आक्रमण कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक में तो लूटपाट कर ही रहे हैं। लूटपाट करने के बाद सांस्कृतिक चेंजेस लाएंगे तो वो आपके वेद पुराणों को चेंज करेंगे। ठीक है, उनका अनुवाद करेंगे और कुछ नहीं। अब आते हैं तुर्क। तुर्क जो है वो मध्य एशिया की बर्बर जाति का नाम है। जो तुर्क है वो क्या है? मध्य एशिया की बर्बर जाति। और तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया। जो तुमने सुना ना गाजी उपाधि का नाम, तो गाजी उपाधि जो है वो बेसिकली तुर्कों ने फेमस करी है। तो तुर्कों के बारे में अगर कहा जाए तो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक जो है वो अलप्तगीन कहा जाता है। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन को कहा जाता है। किसको? तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन को कहा जाता है। और भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो था वो सुबुक्तगीन था। यानी अलप्तगीन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला जो व्यक्ति था वो था अलप्तगीन। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो तुर्क था वो था सुबुक्तगीन। ठीक है। अब आते हैं महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा बार आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने। महमूद गजनवी या इसी को कई लोग कहते हैं महमूद गजनी। तो महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। यह सुबुक्तगीन का बेटा था। इसे सीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। इसने सबसे पहली बार क्या किया? सीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। और खलीफा ने फिर इसको उपाधि दी, किसकी? सुल्तान की। जब इसने सीस्तान के शासक को हराया तो फिर खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है। यानी ये पहला शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। और इसको बुद्ध शिकन भी कहा जाता। बुद्ध मतलब मूर्ति भंजक की उपाधि भी इसने रखी थी, बुद्ध शिकन, क्योंकि जब ये मंदिरों को लूटता था तो ये मूर्तियों को बहुत उसने तोड़ा। और वैसे भी जो धार्मिक उस समय धर्म सस्टेन करते थे या थे, उसमें मूर्ति पूजा का सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म में था यूज। तो बुद्ध शिकन, आप समझिए, मंदिरों को लूटने पर मूर्तियों को तोड़ा। खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का इसने प्रण लिया। किसके सामने? खलीफा, जिसने इसे सुल्तान की उपाधि दी थी। तो उस खलीफा के सामने ये प्रण किया कि मैं हर वर्ष भारत में आक्रमण करूँगा। और इसने भारत में 17 आक्रमण किए हैं। कितने? 17। बहुत फेमस 1000 AD में इसने वह हिंद पर आक्रमण किया, जहाँ पर जयपाल को पराजित किया। वह जयपाल ने आत्महत्या कर ली। इसने जयपाल को पराजित किया। किसने? महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। वह जयपाल ने आत्महत्या कर ली। ठीक है बच्चों। फिर 1009 में नारायणपुर अलवर में इसने आक्रमण किया। 1014 AD में इसने थानेश्वर हरियाणा में किया। फिर इसका पहला असफल आक्रमण हुआ कश्मीर में 1016 में, असफल आक्रमण किया इसने। फिर इसका आक्रमण इसने किया 1018 से 1019 के बीच में कन्नौज एवं मथुरा में। ठीक है।
फिर 1025 में इसने प्रभास पट्टनम यानी सोमनाथ, बड़ा फेमस है, सबसे ज़्यादा लूटा है इसने, यहीं पे सबसे ज़्यादा धन अर्जित किया है, और सबसे सफल आक्रमण यही महमूद गजनवी का कहलाता है भी 1025 में। और वापस जब ये लौट रहा था तो कच्छ व सिंध का इसने रास्ता लिया था। 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध अभियान लिया। क्यों? क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो इन्हीं जाटों ने इसको लूट लिया था, तो इसने 1027 में वापस आया और जाटों के विरुद्ध अभियान चलाया, अंतिम अभियान था इसका ये। और 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। गजनवी के जो दरबारी विद्वान हैं वो दो हैं, अगर दो नहीं बेसिकली चार हैं, उतबी, वैहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गजनवी के जो दरबारी विद्वान हैं, दरबारी विद्वान वो कौन कौन से थे? उतबी, वैहाकी, यानी गजनवी के जो आपके दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन से थे? उतबी, वैहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी, और अलबरूनी को ही बरूनी भी कहा जाता है। तो उतबी ने किताब लिखी है किताब उल यामनी, वैहाकी ने लिखी है तारीख़ शुबुक्तगीन या तारीख़ मुशदी शुबुक्तगीन। अगर अच्छा बच्चों आप सबको याद होगा शुबुक्तगीन कौन था? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। शुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था। तो ये बात आप लोग याद रखना कि ये जो वैहाकी हैं वो इन्होंने जो किताब लिखी वो उनके पिता के नाम पर लिखी है, तारीख़ शुबुक्तगीन, और दूसरी है तारीख़ मशूदी। फिर लेनपुल ने ही वैहाकी को पूर्व का पेश कहा था। फिर फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, और शाहनामा जो है वो ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ है, याद रखिएगा आप सभी लोग। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, ईरान का नेशनल एपिक। फिर उन्होंने अलबरूनी, मेन फेमस यही हैं, अलबरूनी के बारे में इन्हें तहकीक हिंद, किताब उल हिंद अरबी भाषा में इन्होंने लिखी है। अलबरूनी बहुत फेमस आदमी है और इसके बारे में आप सभी याद रखिएगा। फिरदौसी की ये उपन्यास आप लोग याद रखिएगा, शाहनामा। ठीक है, अलबरूनी के बारे में बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसके बारे में क्या क्या है? ख्वारिज़मी का एक तो निवासी था अलबरूनी, इसे फ़ारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था, यानी मुस्लिम सारी भाषाओं का, फ़ारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। यह दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान का ज्ञाता था। और जब कन्नौज पे गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय यह भारत आया था। भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष की शिक्षा का ज्ञान इसने प्राप्त किया बनारस में, और अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का इसने वर्णन भी किया है। और भारतीयों को विद्वान बताता है, लेकिन भारतीयों को कूपमंडूक भी बताता है। मतलब ये मानता है कि भारत के लोग इंटेलिजेंट हैं बट कूपमंडूक है। ठीक है, फिर अब आते हैं मोहम्मद गौरी पे, गजनवी के बाद। मोहम्मद गौरी की राजधानी जो थी वो क्या थी? गजनी, और इसका अन्य नाम था मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गौरी का जो दूसरा नाम था वो क्या था? मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम। बच्चों, मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम था मोहम्मद बिन शाम। ठीक है बच्चों, इसका ये कहाँ से बिलोंग करता था? गौर प्रांत से। मोहम्मद गौरी, तो तुमने देखा भी होगा बहुत से लोग हैं, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे अनिल दुजाना एक गांव का नाम है, गांव के नाम पे ही रख लेते हैं। ऐसे ही मोहम्मद गौरी का था कि गौरी का जो गौर था वो उसका प्रांत का नाम है, इसीलिए गौरी कहलाया। ठीक है, एक बात आप सभी बच्चों याद रखिएगा, इसका महमूद गजनवी से कोई संबंध नहीं था, ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। फिर मोहम्मद गौरी ने 1175 AD में पहला अभियान चलाया, मुल्तान अभियान। फिर इसने 1178 AD में चलाया गुजरात अभियान। 1175 AD में इसने चलाया मुल्तान अभियान, और 1178 AD में इसने चलाया गुजरात अभियान। किसके विरुद्ध? उस समय गुजरात के शासक थे मूल द्वितीय और भीम द्वितीय गुजरात के, और इनकी जो माँ थी नायिका देवी वो इनकी संरक्षिका थी। और नायिका देवी जो थी उन्होंने गौरी को बहुत बुरी तरह पराजित किया था, ये बातें आप याद रखिएगा। और भीम द्वितीय ने राजधानी किसको बनाया? अहिल पाटन को। फिर बड़ा फेमस है 1191 AD में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी पराजित होता है। फिर एक साल बाद गौरी फिर आता है 1192 AD में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाते हैं। और उस समय दिल्ली का शासक था गोविंद तृतीय। फिर 1194 में इसने चलाया चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में, और ये वही जयचंद है जिसने महमूद गजनवी के खिलाफ गौरी का साथ दिया था। ठीक है, गौरी ने जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे उनका गवर्नर बना दिया ऐबक को, और ख़ुद कहाँ चला गया? गजनी। 1205 AD में खोखरों के विरुद्ध उसने अभियान चलाया। उस अभियान में जो गौरी था ये बहुत बुरी तरह घायल हो गया,
और घायल हो गया और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात याद रखिएगा कि 1205 एडी में खोखरों के विरुद्ध इसने अभियान चलाया। 1205 एडी में इसने खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया और उसी अभियान में गौरी हो गया घायल, और घायल हो गया तो फिर 1 साल बाद यानी 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। गौरी ने मोहम्मद बिन साम, जो कि इसका दूसरा नाम था, के नाम से सिक्के चलाए, जिसे देहलीवाल सिक्के कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? देहलीवाल सिक्के। गौरी ने मोहम्मद बिन साम के नाम से सिक्के चलाए, जिन्हें देहलीवाल सिक्के कहा जाता है, और सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। ठीक है। अब बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सल्तनत काल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सल्तनत काल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो गौरी ने अपने बाद किसको बनाया उत्तराधिकारी? तो गौरी ने जितने भी क्षेत्र जीते, उसके बाद क्षेत्र जीतने के बाद उसने गवर्नर किसको बनाया था बच्चों? उसने गवर्नर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। बच्चों ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है। तो अब अगला आता है सल्तनत काल। बच्चों अगला आता है सल्तनत काल। ठीक है। सल्तनत काल में पहला वंश आता है ममलूक वंश, या उसी को हम कहते हैं गुलाम वंश। सल्तनत काल में पहला वंश जो आता है वो कहलाता है ममलूक वंश, या उसी को कहा जाता है गुलाम वंश, जो कि चला आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो 84 ईयर्स, 84 सालों तक चला। कितने सालों तक चला? 84 ईयर्स यानी 84 सालों तक चला सल्तनत काल। बच्चों हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगर क्वेश्चन इस नोट्स से अलग आए तो आप बताइएगा। आपको सारे क्वेश्चन इसी नोट्स पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग इस बात पे तैयार रहें। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ममलूक वंश या गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। तो पहला शासक हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक रहते हैं। और ऐबक शब्द का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है। ऐबक का जो सरनेम यूज़ कर रहा था उसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसकी अन्य उपाधियाँ क्या थी ये याद रखिएगा, कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 और उपाधियाँ थीं, कुरान खां, लाख बख्श और हातिम द्वितीय। क्या क्या उपाधियाँ थीं? कुरान खां। बच्चों क्या क्या उपाधियाँ थीं? कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कुतुबुद्दीन की कौन कौन सी उपाधियाँ थीं? कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय। ठीक है। अब ये गुलाम वंश का संस्थापक था तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, जबकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है बच्चों, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित। ये बेस्ट होता है अगर आप किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि युद्ध लड़ने से आपका आर्थिक भी हानि होती है, आप विकास नहीं कर पाते, और दूसरी बात आपके सैनिक भी मारे जाते हैं। ठीक है। तो इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जैसे गजनी में ताजुद्दीन यल्दौजी के साथ, लाहौर में इसने जो लाहौर है वो ऐबक हो गया, सिंध में नसीरुद्दीन कुबाचा हो गया। तो 1208 में गौरी के उत्तराधिकार गयासुद्दीन ने इसे दाश्ता से मुक्त कर दिया। गौरी का एक और उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, 1208 में उसने इसको दाश्ता से मुक्त कर दिया। और 1210 में लाहौर में ऐबक जो है चौगान खेल रहे थे, यानी घोड़े पे बैठ के जो हॉकी खेली जाती है, और खेलते हुए गिर गए तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं आराम शाह। ये सब गुलाम वंश में ही है। आराम शाह 1210 से 1211 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आराम शाह के बारे में, बस उनका टाइम पीरियड याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं आराम शाह 1210 से 1211 यानी 1 सालों के लिए। अब आते हैं इल्तुतमिश, ये इंपॉर्टेंट है, 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासन रहता है। अब अगले हैं इल्तुतमिश, इनका टाइम पीरियड रहता है 1211 से लेकर 1236 तक। ठीक है। इल्तुतमिश इनका टाइम पीरियड रहता है 1211 से 1236। इल्तुतमिश इनका टाइम पीरियड रहता है 1211 से 1236। इल्तुतमिश 1211 से 1236 इसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है यह इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? यह इल्बरी
तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश जो था वो एक इलबरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश क्या था? इलबरी तुर्क था। और यह बदायूं का गवर्नर था। और ये क्या था? बदायूं का गवर्नर था। प्लस बदायूं कहाँ है? यूपी। प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था ये। प्लस ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। प्लस यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने तुर्काने चहलगानी या चहलगानी का गठन भी किया। फिर इसने चालीसा दल भी बनाया था। इसे चालीसा दल भी कहा जाता था, जो तुर्काने चहलगानी बनाया था। और फिर इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसने इक्ता व्यवस्था भी प्रारंभ की। इक्ता क्या है? काम के बदले ज़मीन दे देता था, जागीरदारी या सूबेदारी। ठीक है। इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के भी चलाए। एक तो चलाया चांदी का, जिसे कहा जाता था टंका, और दूसरा चलाया तांबे का, जिसे कहा जाता था जीतल। इसने 2 सिक्के भी चलाए। एक चलाया चांदी का, जिसे कहा जाता था टंका, और दूसरा चलाया तांबे का, जिसे कहा जाता था जीतल। इसने 2 सिक्के चलाए। एक को कहा जाता था इसने 2 सिक्के चलाए। एक को कहा जाता चांदी का सिक्का, जिसे कहते थे टंका, और दूसरा सिक्का था जिसे कहा जाता था तांबे का, जिसे कहते थे जीतल। तराइन का तृतीय युद्ध इसने लड़ा है 1216 में, और वो भी इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दौजी के बीच में, और इसमें यल्दौजी पराजित होता है। इसने कुबाचा, अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो कुबाचा कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा, सिंध का। इसने नासिरुद्दीन कुबाचा को कई बार पराजित किया। कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया। 1221 जलालुद्दीन मकबरूनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। इल्तुतमिश ने मकबरूनी की सहायता नहीं की। उसने अपने साम्राज्य क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो सहायता करता तो चंगेज खां उसके साम्राज्य पर आक्रमण करता। तो इसने बिना मदद किए उसकी मदद नहीं की, जिससे इसने चंगेज खां से अपने साम्राज्य को आक्रमण से बचा लिया, क्योंकि उस समय वो बहुत खतरनाक भी थे चंगेज खां। 1229 खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की इसी ने, इल्तुतमिश ने। अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। बच्चों, इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हुई थी। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए कहाँ हो गई थी? बंगाल में। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए कहाँ हुई? बंगाल में। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए कहाँ हुई थी? बंगाल में। इसने रजिया को, फिर इसने इल्तुतमिश ने किसको, इसका बेटा जब मर गया तो इसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के चलाए इसने। ग्वालियर अभियान के समय बलबन को इसने खरीदा। बलबन एक बहुत अच्छा शासक था, बाद में बनता है, जबकि इसने इसे एज ए सोल्जर खरीदा था। और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और सुल्तान किसको कहते हैं? सुल्तान जो होता है वो खलीफा का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ विधायक प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें पीआरओ कहते हैं, वैसे ही सुल्तान का पीआरओ होता है। सुल्तान जो होता है वो खलीफा का पीआरओ होता है। बादशाह स्वयंभू एवं स्वतंत्र शासक होता है। अब आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज 1236। रुकनुद्दीन बीच में आते हैं, तो उसकी बेटी बनेगी, पहले रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं। ये आलसी प्रवृत्ति का था। वास्तविक शक्तियाँ इसकी माँ शाह तुर्कान के पास थीं, और शाह तुर्कान निरंकुश थी। रजिया जो थी इस बात का फ़ायदा उठाकर क्या बन जाती है? जनता की सहायता से शासिका बन जाती है। अब आती हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। अब रजिया सुल्तान जो हैं वो 1236 से 1240 में इल्तुतमिश की बेटी, क्योंकि इल्तुतमिश का एक बेटा था नासिरुद्दीन की मृत्यु जाती है तो अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उसके नाम पर इसने ग्वालियर अभियान में सिक्के भी चलाए थे, अगर आपको याद हो। तो रुकनुद्दीन बीच में 1 साल के लिए बनते हैं, 1236 में आते हैं, और आलसी प्रवृत्ति के थे। सारी पावर इनकी माँ के पास थी, और माँ इनकी निरंकुश थी, मतलब शासक कोई लगाम लगा नहीं सकता था। इसी बात का रजिया सुल्तान ने फ़ायदा उठाया और जनता की सहायता से शासिका बन गई। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1240 में सत्ता पर बैठती हैं। ये कुबा व कुलाह पहनकर दरबार में आती थीं। यह तीरंदाजी, घुड़सवारी तथा शिकार भी करती थी, मतलब बहुत वीर महिला थी रजिया सुल्तान। फिर इसने कुछ पद भी प्रदान किए, जैसे कबीर खां, ये लाहौर का गवर्नर था। कबीर खां ने ही रजिया के खिलाफ प्रथम विद्रोह किया था। फिर दूसरा थे अल्तूनिया, तबर हिंद का जो गवर्नर था वो अल्तूनिया थे। फिर एतकीन, अमीर हाजिब कहा जाता है। फिर याकूत, अमीर आखुर।
और ये जो याकूत है ना, यह अफ्रीकी भी था, और इसका रजिया सुल्तान के साथ प्रेम संबंध था। ये बात अब याकूत के साथ। अब अल्तुनिया ने विद्रोह किया, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया इसके विद्रोह का दमन करने हेतु गई, लेकिन वह पराजित हुई। अल्तुनिया ने जब विद्रोह किया तो रजिया इस विद्रोह को दबाने गई, लेकिन वो परास्त हो गई वहाँ पे। फिर रजिया ने जब हार गई तो हार से बचना तो था ही, तो इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया, अमीरों ने मिलकर। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हुए। फिर कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी, और कैथल नामक स्थान है कहाँ पे? हरियाणा। अब बहराम शाह 2 साल के लिए बैठते हैं शासन में, 1240 से 1242। नायाबे मुबलिकात नामक पद का सृजन किया इसने, एवं एतकीन को प्रथम नायब ए मुबलिकात नियुक्त किया गया। फिर आते हैं अलाउद्दीन महमूद मशहूद शाह, ये आपके लिए याद करने योग्य नहीं, बस नाम याद रखो, 1242 से 1246। फिर है नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266, यानी 20 साल। नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में सबसे बड़ी सहायता करता है बलबन, और यह बलबन की सहायता से ही सुल्तान बना। यह बलबन का दामाद था। यह बलबन की सहायता से क्या बनता है? सुल्तान बनता है। यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना। किसकी सहायता से? बलबन की सहायता से सुल्तान बना, और यह बलबन का दामाद था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। यह कुरान की प्रतिलिपियाँ लिखता था। इसने बलबन को नायाबे मुबलिकात नियुक्त कर दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को हाशी का गवर्नर भी नियुक्त किया। अब आते हैं बलबन, क्योंकि एक बात याद रखना, नासिरुद्दीन बलबन की सहायता से बन गए शासक, तो अब एक बात तो कन्फर्म है कि बलबन की चल बहुत रही थी, तो इसके तुरंत बाद बलबन बनते हैं 20 सालों के लिए शासक, 1266 से 1286। बलबन एक इलवरी तुर्क था, और ये चालीसा दल का सदस्य भी था। और इसको पता था चालीसा दल कितना पावरफुल होती है, बाद में हो सकता है चालीसा दल ही समाप्त कर दें। तो फिर रजिया सुल्ताना, अमीर शिकार, बहराम शाह, अमीर आखुर, इनके नाम हैं। अलाउद्दीन मशहूद शाह, अमीर हाजिब, नासिरुद्दीन महमूद, नायाब मुबलिकात। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इनके कार्यकाल में ये बना। रजिया सुल्ताना जो थी उनके कार्यकाल में ये अमीर शिकार था। बहराम शाह के कार्यकाल में अमीर आखुर बना। अलाउद्दीन मशहूद शाह के कार्यकाल में अमीर हाजिब बना, और नासिरुद्दीन महमूद में नायाब मुबलिकात बना। राजत्व का दैवी सिद्धांत 2, जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, और नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है बच्चों, तो राजत्व शासन चलाने के 2 सिद्धांत बनाए गए, जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया, और नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। कौन? बलबन। इसका संबंध ईरान के आफराशियाब वंश से था। इसका जो संबंध था वो ईरान के आफराशियाब वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं प्रारंभ की थी बलबन ने। वो ईरानी रीति रिवाज वो सब क्या थे, ये नाम याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सिजदा, पैबोश, नौरोज, तुलादान, ताजिया। इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया भी था। इसने अपने बॉडीगार्ड भी रखे, अफ्रीकी अंगरक्षक। अपने बच्चों के इसने ईरानी नाम भी रखे, कैकुवाद, कैखुशरो, क्यूमर्स। तो इसके 3 बच्चे भी थे, और तीनों बच्चों के नाम इसने ईरानी पैटर्न पे रखे, कैकुबाद, कैखुशरो और क्यूमर्स। यह लौ एवं रक्त की नीति में विश्वास रखता था। यह लौ एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। अब चालीसा दल बहुत पावरफुल होता था, तो इसने क्या किया, चालीसा दल का ही सदस्य था और ये शासक भी बना, तो इसने चालीसा दल का दमन कर दिया। तो जानते थे कि आगे चल के दिक्कत दे सकता है। फिर अमीर बकबक को सजा भी दी इसने। तुगरिल खां ने बंगाल में इसके खिलाफ विद्रोह किया। इसने अमीन खां को मृत्युदंड दिया, क्योंकि यह तुगरिल खां का विद्रोह करने में असफल रहा। क्योंकि तुगरिल खां का विद्रोह दबाने के लिए इसने किसको भेजा था? अमीन खां को, और अमीन खां वो विद्रोह को दबा नहीं पाया, तो इसने अमीन खां को मृत्युदंड दे दिया। मलिक मुक्कदीर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने मलिक मुक्कदीर को तुगरिल कुश की उपाधि भी दी। ठीक है, तुगरिल कुश का मतलब होता है समाप्त कर देना, दबाने वाला, तो इसने तुगरिल कुश की उपाधि दे दी इसे। इसने मेवात एवं कटेहर के विद्रोह का दमन किया। इसने महमूद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। इसने महमूद को शहीद का दर्जा भी दिया। इसे कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। किसने? बलबन ने कोई भी बाहरी अभियान कभी नहीं किया। और इसने सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया दीवाने अर्ज। और इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे कहा गया दीवाने बरीद। बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
अब इसके जो बेटे रहे उनमें कैकुवाद 1286 से 1290 4 साल रहा, ये शराबी प्रवृत्ति का था, बाद में इसको लकवा लग गया। फिर इसका एक बेटा क्यूमर्स था, इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन इसकी हत्या करवा दी। बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो खिलजी वंश भी आएगा, है ना। तो याद रखना बलबन और उसके बेटों के बाद अब चालू होता है खिलजी वंश। कुतुब गुलाम वंश में आप लोग समझ गए ना, पहला ममलूक वंश हो गया, ममलूक में अगर देखें कुतुबुद्दीन भी ये सब थे। अब आता गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका रहता है 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। बच्चों आपका खिलजी वंश कब से कब तक रहता है? 1290 से 1320 तक। अब बच्चों हम लोग कल स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश, और कल हम कवर करेंगे खिलजी वंश है, खिलजी वंश के जो शासक फेमस रहे हैं हम उन सबको कवर करेंगे। और खिलजी वंश के बाद बच्चों अगला जो भी वंश होगा, खिलजी वंश के बाद अगर आप ध्यान से देखें तुगलक वंश, तुगलक वंश और उसके जो फेमस जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं वो शासकों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा उनके द्वारा किए गए कार्य। मैं आपको डिटेलिंग पे नहीं ले जा रहा, अभी हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। बच्चों आप लोग तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने लोगों तक शेयर करें, और इसमें अगर कोई भी किसी का सजेशन हो तो आप अपने सजेशन ज़रूर लिख सकते हैं, और उसे हमेशा कंसीडर किया जाएगा और सुधार भी किया जाएगा, आप जैसा कहें। एक बार हम लोग ये जब मिडविल ख़त्म कर लेंगे फिर हम इसी नोट्स पे बेस्ड मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे रिलेटेड 200-300 क्वेश्चन करेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए गुड नाइट, और फिर हम लोग मिलते हैं। और कल ऐसा करते हैं, कल मैं आपको आफ्टरनून पे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ मिलूँगा, और लेटेस्ट हम लोग कल का जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आपस में डिस्कस करेंगे। सो अब मैं आपको करंट अफेयर, जनरल साइंस और जीएस इन 3 क्लासेस को मैं आपको रेगुलर बेसिस पे दे दूंगा, और जो भी टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, जो जैसा टाइम चाहिए होगा उस टाइम को भी मैं आप सभी से निर्धारित कर दूंगा, टाइमिंग स्लॉट बना दूंगा कब किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी। तो बच्चों आप विश्वास मानिए, आप 1 महीने बाद आप चीज़ें बेहतर से बेहतर करोगे, विश्वास मानो। और मैं आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसी नोट से पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल।